ये देखने में लग सकता है बहुत ही टफ है, पर बहुत आसान क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है पता नहीं कितने सारे वेरिएबल्स हैं, क्या क्या सॉल्व करवा रहा है, बट ऐसा है नहीं। तो क्या बोल रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं इसके एक्सपेंशन में, वो जीपी में है। कौन कौन से? टी आर, TR+1 और TR+2। ठीक है, तो इनको लिख लो। अब क्योंकि केवल कोएफिशिएंट की बात हो रही है, तो देखो ये कितना बनेगा 12CR-1, ये कितना बनेगा 12CR, ये कितना बनेगा 12CR+1। बट सर बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात थोड़ी हो रही है, कोएफिशिएंट की बात हो रही है। अरे ध्यान से देखिए, दोनों वेरिएबल है, तो बाकी तो किसी टर्म का कोई कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं कोएफिशिएंट में, तो यही बने होंगे। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ये तीनों किस में है? जीपी में। तो अगर ये तीनों जीपी में है, तो आगे वाली टर्म अपॉन पिछले वाली का रेशियो, आगे वाली टर्म अपॉन पिछले वाली टर्म का रेशियो बराबर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ प्रॉपर्टी लगानी है तुमने। ये प्रॉपर्टी बहुत बार यूज होती है, क्या कि NCR/NC R-1 को तुम क्या लिख सकते हो? तो देखो ऑब्जर्व करो कि दोनों तरफ n सेम है और r में एक का डिफरेंस है, ऊपर वाला बड़ा है। इन दोनों का डिफरेंस +1/r, ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ इसको क्या लिखोगे? 12 - r+1/r इक्वल्स टू, इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 12 - r+1/1 ये लिखोगे। कुछ नहीं है यार, यहाँ जो r है उसको r+1 से रिप्लेस कर दिया है, तो r को r+1 से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ से जब तुम इसको सॉल्व करोगे, तो ये 12+1 कितना? 13, 13/r-1 इक्वल्स टू व्हाट? ये कितना? 13/r+1 माइनस कितना 1, ये कैंसिल कैंसिल। तो यहाँ से तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि r की कोई पॉसिबल वैल्यू ही नहीं है, मतलब r का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसका क्या है? नो सॉल्यूशन, मतलब नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r। मतलब अब यहाँ तक पहुंचने के बाद लगता है यार कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, बट खुद पे क्या रहना है? कॉन्फिडेंट रहना है। बोल रहा है कि p क्या है? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। तो p की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? 0, क्योंकि r तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो p की वैल्यू 0 आ गई, मतलब इस क्वेश्चन का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है यहाँ से यहाँ तक। देखो, उसने फालतू तुमसे मजदूरी करवाई है, और फिर पता चला कि p की वैल्यू तो 0 है, तो मतलब बेसिकली तुम्हें q ही निकालना है। और q क्या है? सारी रैशनल टर्म्स का सम है इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में। तो इसको देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं कि 3 की पावर कितना? 3 की पावर है 1/4, 3 की पावर है 1/4 प्लस 4 की पावर है 1/3, इस पूरे की पावर 12 है। अब इसमें बोल रहा है कि इसकी जो रैशनल टर्म्स है उनका सम क्यों है? तो रैशनल टर्म्स क्या रही होंगी? तो सबसे पहले जनरल टर्म लिखो, तो 3 की पावर कितना? ये बन जाएगा तुम्हारा 12 - r/4, और 4 की पावर कितना? 4 की पावर तुम्हारा बन जाएगा r/3। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि r 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और इसको अलग अलग अगर तुम डिवाइड कर लोगे तो ये बनेगा 3 - r/4, 4/r/3, 12CR, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। अब r किसका मल्टीपल होना चाहिए? यहाँ से 4 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि कोई फ्रैक्शन नहीं बनना चाहिए। देखो, कोई फ्रैक्शन नहीं बनना चाहिए इसकी पावर में, क्योंकि अगर फ्रैक्शन बन गया, लेट्स से 3 की पावर कितना बन गया? हाफ बन गया। लेट्स से फ्रैक्शन बन गया पावर में, तो पावर में अगर फ्रैक्शन बन गया तो वो तो इरेशनल हो जाएगा। मतलब पावर में फ्रैक्शन नहीं बनना चाहिए, पावर में फ्रैक्शन नहीं बनना चाहिए। तो पावर में फ्रैक्शन नहीं बनना चाहिए, तो r किसका मल्टीपल होना चाहिए? यहाँ से 4 का, यहाँ से 3 का, मतलब r 12 का मल्टीपल होना चाहिए। और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये देखो 12, तो 0 से लेकर कहाँ तक जा सकता है? r 12 तक। और r किसका मल्टीपल होना चाहिए? यहाँ से पता चल रहा है रैशनल टर्म्स के लिए r 12 का मल्टीपल होना चाहिए। तो केवल दो ही पॉसिबल वैल्यूज है, 0 और 12। तो मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म चाहिए तुम्हें बेसिकली। फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम है वही तुम्हारा क्या है? q है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या रही होगी? इसकी फर्स्ट टर्म क्या रही होगी? 12C0 और 3 की पावर 1/4, इसकी पावर 12, यही रही होगी फर्स्ट टर्म। उस पे तो पावर 0 आया होगा। लास्ट टर्म क्या रही होगी? 12C12 4, ये रही होगी लास्ट टर्म। इसका सम निकालो, ये वैल्यू क्या है तुम्हारी? क्यू है। सिंपल। क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो उसने रिजेक्ट कर दिया कि n 10 नहीं हो सकता। फिर एक कंडीशन दी है कि 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म जो है इसके एक्सपेंशन में वो AP में है। फिर पूछ रहा है तुमसे इसके एक्सपेंशन में लार्जेस्ट कोएफिशिएंट किसका रहा होगा? तो लार्जेस्ट कोएफिशिएंट तो मिडिल टर्म का होता है। ठीक है सर, मतलब n की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाऊंगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें n की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए इसने कंडीशन दी है। तो जैसे जैसा क्वेश्चन बोलता जाता है वैसा वैसा करते जाओ कि 1 + x टू द पावर n + 4 में T5, T6 और T7 ये उसने दी है AP में है। तो इन टर्म्स को सबसे पहले लिख लो। तो सबसे पहले एक काम करो, जनरल टर्म लिख लो। तो जनरल टर्म क्या होगा तुम्हारा? n+4 CR x टू द पावर r। अब T5 के लिए r की वैल्यू को कितना पुट करोगे? r की वैल्यू 4 रखोगे। तो r की वैल्यू 4 रखोगे तो क्या बनेगा? n+4 C4 x टू द पावर 4।
फिर r की वैल्यू 5 रखोगे अगली टर्म के लिए, तो कितना बनेगा तुम्हारा n+4c5 x⁵। फिर r की वैल्यू कितनी रखोगे 6 रखोगे, तो क्या बनेगा n+4c6 x⁵। फिर उसने बोला है कि ये तीनों टर्म जो है वो AP में है, तो साफ साफ मतलब क्या है कि ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होगा। ये बात जानते हो ना कि कोई 3 टर्म्स AP में है तो ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो कर दो जो जो बोलता है। तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म कितना n+4c5, किस टर्म्स के लिए बोला है, टर्म्स के लिए नहीं बोला, उनके कोएफिशिएंट्स के लिए बोला है, तो उनके कोएफिशिएंट तो केवल इतने इतने होंगे ना, समझ रहे होंगे बात को। इक्वल्स टू व्हाट n+4c4 प्लस n+4c6। ठीक है। अब अगर तुम यहाँ से डायरेक्ट अगर बेसिक सी कैलकुलेशन वाली लगाना चाहोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेंदी हो जाएगा। तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ एक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी सर, कि NCR प्लस NCR+1। तो इसका आउटपुट क्या होता है, तो पहले तो प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करो कि यहाँ दोनों की n की वैल्यू सेम लिखी हुई है और यहाँ r में केवल एक का डिफरेंस है। तो तुम क्या करते हो कि जो छोटा टर्म है उनमें दोनों तरफ एक एक बढ़ा के लिख देते हो, ये होता है इसका आउटपुट। ठीक है। बट सर यहाँ तो 2 का डिफरेंस है, आपको ये प्रॉपर्टी कैसे दिख रही है, तो बना लो ना यार एक का डिफरेंस। कैसे बना लो कि n+4c4 लिखा हुआ है, मैंने क्या किया n+4c5 ऐड कर दिया, फिर एक और बार ऐड कर दिया। तो यहाँ ये दोनों प्रॉपर्टी बनती हुई दिख गई तुम्हें, दिख गई होगी। हाँ सर बात तो सही है। तो 2 टाइम इधर ऐड किया, 2 टाइम इधर ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। होगा नहीं होगा, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। अब आगे देख लो, यहाँ तुमने क्या लगानी है प्रॉपर्टी कि ये वाली वैल्यू सेम है और इन दोनों में एक का डिफरेंस है। तो क्या करते हो कि जो छोटा वाला टर्म है, उसमें क्या करते हो, दोनों में एक एक बढ़ा देते हो, तो कितना बनता है n+5c5। प्लस यहाँ भी क्या करोगे कि जो छोटा वाला टर्म होगा उसमें एक एक बढ़ा दोगे, तो क्या बनेगा n+5c6। फिर यहाँ भी वो सेम प्रॉपर्टी दोबारा लग रही है, देखो ध्यान से देखो, हाँ लग तो रही है। तो क्या करोगे, जो छोटा वाला टर्म है उन दोनों में एक एक बढ़ा दोगे, तो ये बन जाएगा n+6c6 इक्वल्स टू व्हाट 4 टाइम्स ऑफ n+4c5। अब यहाँ से तुम्हें n की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही आसान हो गया है। अब ये, अब इसमें कुछ भी नहीं है, बेसिक से मजदूरी है। चलो मैं कर ही देता हूँ। तो ये बनेगा तुम्हारा n+4 का फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू ये बनेगा तुम्हारा n-1 फैक्टोरियल। NCR तो लिखना आता ही होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल। यहाँ से क्या बनेगा n+6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो n+6 को, इसको लिख सकते हो n+6 इंटू n+5 इंटू n+4 का फैक्टोरियल। उस n+4 के फैक्टोरियल से मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को कैंसिल कर दिया। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। क्या, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, n-1 के फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या। और इसको क्या लिख सकते हो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से ये वाला टर्म भी कैंसिल हो गया। तो इन दी एंड बचा क्या 4 अपॉन, ये सारा कैंसिल हो चुका है तो इधर तो कुछ नहीं बचा, उधर बच गया तुम्हारा n+6 इंटू n+5 अपॉन कितना, अपॉन 6 बच गया और ये n बचा होगा। ठीक है। अब यहाँ से n की वैल्यू तुमने सिंपली निकालनी है, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्या क्वाड्रेटिक बनेगी, n² माइनस 13n प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ n की दो वैल्यूज आ रही है 10 और 3, उसने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था कि n 10 नहीं हो सकता, तो n कितना रहा होगा 3 रहा होगा। तो फाइनली तुम्हें n की वैल्यू निकल गई। अब तो क्या ही था, तो देख लो ये कितना बना 1 प्लस एक्स टू दी पावर n की वैल्यू कितनी निकली 3, तो ये कितना हो गया 7। अब इसके में मिडिल टर्म तुमको निकालनी है, तो मिडिल टर्म निकालने की क्या होती है, एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक मैं तुम्हें बता देता हूँ। जिनको डायरेक्ट चमकता है उनको बहुत बढ़िया, जिनको नहीं चमकता उनके लिए है कि तुम क्या करोगे n+1/2 निकालोगे, n+2/2 निकालोगे और n+3/2 निकालोगे। ऐसा ऐसा कुछ निकालोगे, फिर जो जो टर्म्स इंटीजर बन रही होंगी वो तुम्हारी मिडिल टर्म रही होंगी। तो देखो n कितना है 7, तो 7 + 1/2 मतलब 4। ये कितना है 7 + 2/2, तो ये इंटीजर नहीं बन रहा है। 7 + 3/2 10/2 5, मतलब T4 और T5 क्या रही होंगी, इसमें मिडिल टर्म रही होंगी। समझ गए होंगे बात को। और अगर तुम्हें ट्रिक को वेरीफाई करना है तो देखो कि 1 + x⁴ है, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स रही होंगी, 8 टर्म्स रही होंगी। अब क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो कितनी मिडिल टर्म आई होंगी, 2 मिडिल टर्म आई होगी। तो वही ये बोल रहा है। फिर तुम्हें बोला था कि लार्जेस्ट कोएफिशिएंट निकालना था, तो वो तो मिडिल टर्म का रहा होगा। मिडिल टर्म कौन सी है, T4 और T5, तो निकाल लो। तो कितना बन रहा है तुम्हारा, ये बन जाएगा 7c3 x⁴ और ये बनेगा 7c4 x⁴। ठीक है। तो कोएफिशिएंट देख लो 7c3 है 7c4 है, यही क्या रहे हैं लार्जेस्ट कोएफिशिएंट। तो 7c3 इक्वल्स टू 7c4 होता है, NCR इक्वल टू NCn-r। इसकी वैल्यू तो तुम 100 निकाल सकते हो, जो कि कितनी होती है 35 होती है। बहुत ही हलवा सवाल है, डायरेक्ट थाली में परोसा हुआ है। क्या बोल रहा है कि इसके एक्सपेंशन में 30 और 12 टर्म के कोएफिशिएंट जो है वो a और b हैं और फिर कुछ रिलेशन दे रखा है, तो n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है।
तो पहले जनरल टर्म लिख लो इसकी जनरल टर्म नहीं लिख पाओगे क्या? बड़ी आसानी से लिख लोगे क्या? टी आर प्लस वन इक्वल्स टू कितना? एन सी आर, तो 2n-1 सी आर एक्स टू द पावर आर, ये होगी इसकी जनरल टर्म। अब तुम्हें बोला है कि 30 टर्म निकालो, 30 टर्म में, तो 30 टर्म निकालने के लिए आर को कितना पुट करोगे? 29, तो पुट कर दो। तो कितना हो जाएगा? 2n-1 सी 29 एक्स टू द पावर 29। सिमिलरली तुम्हें बोला है 12 टर्म, तो 12 टर्म निकालोगे तो आर को कितना पुट करोगे? 11 पुट करोगे। आर को 11 पुट करोगे तभी तो 12 बनेगा, ठीक है, एक्स टू द पावर 11 आएगा। अब वो बोल रहा है कि इसका कोएफिशिएंट ये है, इसका कोएफिशिएंट ये है, मतलब ए की वैल्यू तुम्हारी क्या है? 2n-1 सी 29, और बी की वैल्यू क्या है? 2n-1 सी 11। अब उसने बोला है, रिलेशन दिया है कि 2a इक्वल्स टू क्या? 5b, तो 2 टाइम्स ऑफ 2n-1 सी 29 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ 2n-1 सी कितना है? 11 है। अब देख लो, अब यहाँ तुम्हें क्या है, अगर ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में नहीं है तब तो बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि तुम्हें एन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे और आंसर आ जाएगा ऑप्शंस में से। बट अगर तुम्हें प्रॉपर सॉल्विंग करनी है कि अगर यही क्वेश्चन किस में आता, न्यूमेरिकल टाइप में, तो कैसे करोगे? तो देखो, टू 2n-1 फैक्टोरियल बनेगा ऊपर दोनों तरफ, वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सोचने का ट्राई करो, ठीक है, थोड़े स्टेप्स क्या करा करो, मन में किया करो, ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो पाए। तो ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला, नीचे क्या बचेगा? 29 का फैक्टोरियल बचेगा, और 2n-30 का फैक्टोरियल बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? हाँ सर, बिल्कुल बचेगा। इक्वल्स टू 5 अपॉन, यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा 2n-12 का फैक्टोरियल इंटू 11 का फैक्टोरियल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इससे इस वाली टर्म को कैंसिल कर दूंगा। कैसे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 29 इंटू 28 इंटू 27, कहाँ तक? 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। उस 11 फैक्टोरियल से वो कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये बच गया। अब n फैक्टोरियल को तुम क्या लिखते हो? सिंपल सी चीज़ है कि n फैक्टोरियल को अपन क्या लिखते हैं? n इंटू n-1 इंटू, चलता जाता है, n माइनस आर का फैक्टोरियल लिख दो आगे जाके, इसको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगी, लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि 2n-12 को लिखता हूँ, तो 2n-12 लिख देता हूँ, फिर मैं एक कम कर देता हूँ, फिर एक और कम कर देता हूँ, कहाँ तक? 29 तक। उसके बाद जब मैं एक और कम करता हूँ तो 2n-30 आ जाता है, तो इसका फैक्टोरियल, इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल। तो देख लो तुम्हारे पास अब बचा क्या? इस वाले 5 को नीचे भेज दो, इस वाले 2 को इधर भेज दो, तो बचा क्या तुम्हारे पास? 1 अपॉन 29 इंटू 28 इंटू 27, कहाँ तक? 12 तक, इंटू कितना था? 5, इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू बचा तुम्हारा 1 अपॉन ये 2n-12, 2n-13 से लेके कहाँ तक? 2n-29 तक, और 2, ठीक है। अब यहाँ देखो यार, हर बार क्या हो रहा है कि 12 तक तो एक एक कम हो रहा है, फिर सडनली 5 आ गया, तो कोई पैटर्न नहीं बन पाया। यहाँ भी एक एक कम हो रहा है, तो क्योंकि पैटर्न नहीं बन पा रहा, तो अगर मेरे पास यहाँ 5 की जगह 30 होता, सोच के देखो, तो पैटर्न बन जाता ना, सब में एक एक कम ही हो रहा होता। तो मैं चीज़ों को कंपेयर कर लेता, तो मैंने क्या किया, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म को 30 बना दिया। तो अगर इधर 6 से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर में, तो इधर भी तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब तुम देख लो, 12 और 12 सेम आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो मतलब पहली टर्म क्या है तुम्हारी? 2n-12 इक्वल टू 30, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? 21 आ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये प्रॉपर सॉल्विंग से भी मैंने तुम्हें बता दिया, बट इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट n की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा।